हो गया गुरुजी। क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है ना, सब ठीक है, तो चलिए जी प्रारंभ करते हैं। clear। तो पृथ्वी के दो प्रकार के घूर्णन है, हमने कल देखा था। एक रोटेशन है, एक रिवोल्यूशन है, ऑर्बिट में घूमता है। एक जो है एक्सिस में घूमता है ना पृथ्वी। साथ ही साथ और एक क्या है, वो सोलर सिस्टम के साथ जो है दौड़ भी रहा है 70,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो एक तरह से हम कह सकते हैं तीन, सोलर सिस्टम के साथ जो है दौड़ भी रहा है, साथ में एक रोटेट भी कर रहा है अपने एक्सिस पे, एक ऑर्बिटल उसका जो है रोटेशन भी होता है। तो ये हमने देखा था कल कि पृथ्वी की गति जो है इतनी होती है, ये एक्सिस पे घूमता है इस स्पीड से पृथ्वी, जो हमें पता नहीं चलती। इतनी स्पीड से घूमने के पश्चात भी हमें पता कुछ भी नहीं चल रहा है। उसके बाद पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जो ऑर्बिटल जो उसका रोटेशन है, वो देखिए कितना है, 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो घूम रहा है पृथ्वी। ठीक है। तो ये भी इतना ज्यादा स्पीड है, इसके बारे में भी हम ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, इतना स्पीड, इतना स्लोली हम घूम रहे हैं। तो जो ड्राइवर है, जो इस सब चीज को चला रहा है, जो मैनेज कर रहा है, वो ड्राइवर बहुत ही पारंगत है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। उनकी योग्यता आप इस बुद्धि से, तर्क से नहीं जान सकते, वो उससे पड़े हैं। तो उनको जानने के लिए हमें, हमने कहा है कि आत्मा के स्तर पर हमें जानना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो यहां तक हमने कल देख लिया था। तो अब देख लेते हैं सृष्टि उत्पत्ति के पहले की क्या स्थिति थी, द स्टेट ऑफ बिफोर द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। तो ये जो यूनिवर्स है और जो ये क्रिएशन है, सृष्टि, यूनिवर्स तो हो गया एक छोटी सी चीजें, बट सृष्टि की बात अगर करें, क्रिएशन कहते हैं अंग्रेजी में से। तो क्रिएशन जो है उसको समझने का प्रयास करते हैं और स्टेट समझने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार से क्रिएशन होता है। हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने इसके बारे में क्या कहा है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इसके पीछे दो थ्योरी काम करती हैं, और आज के समय में बिग बैंग थ्योरी एक है, ये भी सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में जानकारी देने का प्रयास करती हैं, एक थ्योरी है। उसी प्रकार से एक वैदिक थ्योरी है, हमारी जो ऋषियों की थ्योरी है। हमारे जो वैज्ञानिक हुए हैं, बड़े बड़े महर्षि हुए हैं, उन्होंने अपनी थ्योरी दी है, उन्होंने बताया है सृष्टि उत्पत्ति का कैसे है। और आज के आधुनिक विज्ञान ने बिग बैंग थ्योरी दी है। और बहुत सारे ऐसे अलग अलग समय पर थ्योरीज आई है, जिसके द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति के रहस्य को समझने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। और इसको डिटेल एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा। सृष्टि क्या है, व्हाट इज क्रिएशन। ये सोलर सिस्टम, सौरमंडल, क्या यही सृष्टि है? क्या हम इसी को सृष्टि माने? नहीं है, सृष्टि इतनी छोटी नहीं है, तो एक बिंदु मात्र है सृष्टि की। ठीक, हमने कुछ वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें हमने देखा है सृष्टि क्या है, कितनी बड़ी है सृष्टि, जो है एक माइंड के कल्पना से परे है, बुद्धि के कल्पना से परे है, इतनी बड़ी है सृष्टि। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा सूर्य है, और हम इसमें से एक ग्रह हमारा जो है सूर्य का चक्कर लगा रहा है, इसी दिस इज आवर सौर मंडल, है ना, हमारा सोलर सिस्टम है ये। अब सृष्टि का स्वरूप थोड़ा सा देखते हैं, हमने वीडियोज में भी देखा है। देखिए, यूनिवर्स, हमने देखा है इस तरह से यूनिवर्स होता है। यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी क्या होती है, गैलेक्सीज होती हैं। और इन गैलेक्स ये से करोड़ों गैलेक्सीज के अंदर क्या होती हैं, एक हमारा जो है, किसी एक गैलेक्सी में हमारा जो है सोलर सिस्टम है। तो एक यूनिवर्स के भीतर क्या होते हैं, अनेकों गैलेक्सीज होती हैं। फिर एक गैलेक्सीज के अंदर देखिए हजारों करोड़ों जो होते हैं सौर मंडल होते हैं, जिसमें से हमारा एक सौर मंडल है। ये हमारा जो है सृष्टि का डिजाइन है। तो ऐसे यूनिवर्स, ये पर्टिकुलर एक यूनिवर्स है, ऐसे अनेकों यूनिवर्स हो सकते हैं, अनेकों यूनिवर्स है। हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने भी कहा है कि अनेकों यूनिवर्सेस है, अनेकों जो है गैलेक्सीज है, अनेकों, अनगिनत सूर्य है, अनगिनत पृथ्वी है, वहां पर भी जीवन है, वहां पर भी नियम है, सृष्टि के नियम वहां पर भी अप्लाई होते हैं। तो सब कुछ जो है ये सृष्टि के अंतर्गत आते हैं। तो सृष्टि का जो वास्तविक स्वरूप क्या है, इस प्रकार से है। आज का विज्ञान भी इसी प्रकार से समझने का प्रयास कर रहा है, प्लस वो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट भी दे रहा है कि यूनिवर्स तो हमारा है एक, लेकिन मल्टीवर्स भी है, बहुत सारे और भी यूनिवर्सेस है। तो ये सृष्टि का स्वरूप एक्चुअल में है, यूनिवर्स, मल्टीवर्स के अंदर अनेकों यूनिवर्स, देन यूनिवर्स के अंदर अनेकों गैलेक्सीज, देन गैलेक्सीज के अंदर फिर जो है बहुत सारे सोलर सिस्टम्स। ये है हमारा यूनिवर्स का सृष्टि का स्वरूप। उसके बाद देखिए, ये है अलग अलग यूनिवर्स मिल करके, ये है सृष्टि का वास्तविक स्वरूप, जिसे हम मल्टीवर्स भी कहते हैं। ठीक है। ये हुआ सृष्टि। अब सृष्टि की प्रारंभिक स्थिति क्या है, इसको जानने का प्रयास करते हैं, किसके द्वारा, बिग बैंग थ्योरी और वैदिक थ्योरी के द्वारा। दोनों क्या कहते हैं, दोनों में मूलतः क्या अंतर है, और समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आज का आधुनिक समय जो है बिग बैंग थ्योरी के द्वारा और अनेक अनेक थ्योरी के द्वारा सृष्टि उत्पत्ति के विषय को समझने का प्रयास करती है। और इसको समझने का प्रयास इसलिए किया जाता है क्योंकि
जब तक हम सही ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते। इसलिए समय समय पर ये सब अलग अलग थ्योरीज दी जाती हैं। और अंततः उस परमानेंट जो ज्ञान है, जो परिवर्तित नहीं हो सकता, जो अंतिम सत्य है, अल्टीमेट जो ट्रुथ है, उसको प्राप्त करने का प्रयास हमेशा मनुष्य करता रहता है। इसलिए समय समय पर अलग अलग थ्योरी देते रहते हैं। परंतु गलती क्या होती है, हम बिग बैंग थ्योरी या फिर जो भी वर्तमान के विज्ञान वैज्ञानिक थ्योरीज है, उसमें हम सृष्टि को समझने के लिए किसका यूज करते हैं? विभिन्न प्रकार के भौतिक यंत्रों का, टेलीस्कोप का, कभी कोई हमने सैटेलाइट छोड़ दिया, कभी हमने कोई रॉकेट छोड़ दिया, इसका यूज हम करते हैं। इसके द्वारा हम सृष्टि को नहीं जान सकते। ठीक है, सृष्टि के मूल अवस्था को समझने के लिए हमें अपने भीतर यही सब इनफ है, ये शरीर ही इनफ है। शरीर ही इनफ है, यही सब चलती फिरती प्रयोगशाला है, इसी पे परीक्षण करने पड़ेंगे। इसी के द्वारा सृष्टि को समझा जा सकता है, उसके मूल उद्देश्य को समझा जा सकता है। और जिसने बनाया वही बता सकता है कि ये सृष्टि कैसी बनी है, किस प्रकार से बनी है। तो ऋषियों ने जाना तो उन्होंने वैदिक थ्योरी दिया। और हम शरीर के द्वारा नहीं समझना चाहते, हम तो समझना चाहते हैं विभिन्न प्रकार के यंत्रों से, लैब के द्वारा टेस्ट करके समझना चाहते हैं सृष्टि को। तो इस प्रकार से सृष्टि को हम समझ नहीं पाएंगे, इसलिए अलग अलग समय पर अलग अलग थ्योरीज आते हैं, और एक थ्योरी दूसरे थ्योरी के विपरीत भी होता है। उनको समझ में आता नहीं, हमने जो कहा था पहले ये गलत है, तो एक नया थ्योरी आ जाता है। ठीक है, तो ऋषियों ने एक ही बार थ्योरी दे दिया, और ये थ्योरी जो है सीधे परमात्मा से उन्होंने पूछ कर दिया, उन्होंने वेदों के आधार पर दिया कि यही है, इसी प्रकार से होती है सृष्टि का निर्माण। तो चलिए बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है, देखिए। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, देखिए, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग इतना अरब वर्ष पहले पूर्व जो है ब्रह्मांड सिमटा हुआ था एक बिंदु में। उसमें एक विस्फोट के कारण उसमें हर कण जो है फैलता चला गया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड की रचना हुई। एक बिंदु मात्र था, उसमें सिमटा हुआ था, और एक विस्फोट ऐसा हुआ इतना अरब वर्ष पहले। और फिर जो है उस विस्फोट के कारण, इसी को बिग बैंग कहा गया है। फिर यहाँ सृष्टि जो है क्या हो गई, उसके परिणाम स्वरूप जो है फैलता चला गया, और आज भी फैल रहा है। और यह विस्तार आज भी जारी है, और इसके चलते ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। इस धमाके में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन भी, एनर्जी रिलीज हुआ बहुत अधिक इस विस्फोट में। ठीक है, तो ये थ्योरी जो है बिग बैंग थ्योरी, और सबसे जो है प्रचलित थ्योरी है ये। अब देखिए बिग बैंग थ्योरी की कमियां और ड्रॉबैक्स ऑफ दिस बिग बैंग थ्योरी क्या है, देख लेते हैं। कुछ प्रश्न करते हैं बिग बैंग थ्योरी पर कि जब बिग बैंग से सृष्टि का निर्माण हुआ, आप कह रहे हो कि बिग बैंग से सृष्टि का निर्माण हुआ, तब ऊर्जा किस रूप में विद्यमान थी, एनर्जी किस रूप में विद्यमान थी? इसका उत्तर बिग बैंग थ्योरी नहीं दे पाता, क्योंकि एनर्जी से ही तो विस्फोट हुआ ना। तो ये जो एनर्जी थी, उसका स्टेट क्या था, किस स्टेट में थी एनर्जी, किस रूप में थी वो एनर्जी? दूसरा, बिग बैंग क्यों हुआ? शून्य से सृष्टि का प्रारंभ कैसे हो गया? बिग बैंग क्यों हुआ? कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है, कारण होना चाहिए उसके पीछे। तो बिग बैंग होने के पीछे का कारण क्या है, ये नहीं बता पाती। शून्य से सृष्टि का प्रारंभ कैसे हो गया? शून्य से तो कुछ भी चीज का आरंभ नहीं होता, अपने आप तो कुछ नहीं होता, करने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब प्रश्न का उत्तर जो है ये थ्योरीज नहीं दे पाती। बिग बैंग किसने किस में हुआ? अब देखिए यहाँ पर घटना घटी बिग बैंग, लेकिन बिग बैंग की घटना घटी किस में? वो कौन से तत्व थे, कौन से अणु थे, कौन से परमाणु थे, कौन सा एटम था, कौन कौन सा न्यूक्लियस था, उसका उसका स्ट्रक्चर कैसा था? ये बिग बैंग थ्योरी इन सभी उत्तर प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाती, यहाँ पर वो असहाय हो जाती है। उसके बाद देखिए, निर्माणकर्ता के बिना यह सृष्टि अपने आप कैसे बन गई? किसी के बनाए ये सृष्टि अपने आप कैसे बन गई? सृष्टि के पास तो बुद्धि है नहीं। हम देखते हैं ना, प्रकृति के पास बुद्धि है क्या? नहीं, ये जड़ तत्व है। जब जड़ तत्व है तो उसने इतनी अनुशासित सृष्टि अपने आप कैसे बना दी? निर्माणकर्ता के बिना यहाँ सृष्टि अपने आप कैसे? कुछ भी आपके बिना बनाए बन सकता है क्या? सृष्टि का नियम यही है कि जब बनाओगे तभी बनेगा, अपने आप नहीं बनेगा। अपने आप जड़ तत्व जो है रचना में परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, कोई वस्तु अपने आप खराब हो सकता है, वो भी सृष्टि के नियम के अधीन है, लेकिन किसी ना किसी ने तो बनाया है ना उस नियम को। तो निर्माणकर्ता के बिना कुछ भी नहीं बन सकता। जो भी आसपास आप देखते हो, पहले तो परमात्मा की रचना है, दूसरी उसी परमात्मा के दिए हुए संसाधनों का उपयोग करके मनुष्य ने आगे रचना की है, विज्ञान में उन्नति की है, टेक्नोलॉजी बनाई है अपनी। तो जो भी है बिना बनाने वाले के कुछ भी नहीं बन सकता। तो ये सब क्वेश्चन का उत्तर जो है बिग बैंग थ्योरी नहीं दे पाती। उसके बाद एक बहुत सारे और थ्योरीज आए।
स्टेडी स्टेट थ्योरी, बबल यूनिवर्स थ्योरी, बिग बाउंस थ्योरी, मिरर यूनिवर्स थ्योरी आदि अनेक कल्पित थ्योरी वर्तमान में प्रचलित है, परंतु कोई भी थ्योरी यह बताने में समर्थ नहीं है कि ब्रह्मांड की प्रारंभिक व्यवस्था अवस्था क्या थी। अलग अलग समय पर अलग अलग थ्योरी आए दिए गए, और एक थ्योरी जो है दूसरी थ्योरी के विपरीत भी बात यहाँ पर करती है, और ये सभी समझाने का प्रयास करते हैं कि प्रारंभिक स्टेट क्या थी। है ना, जब तक हम प्रारंभिक अवस्था नहीं समझेंगे सृष्टि की, तब तक हम मूल कणों को नहीं समझ सकते। जब तक मूल कणों को नहीं समझ सकते तो उससे जो भी आविष्कार करते हैं उससे क्या होता है, साइड इफेक्ट उत्पन्न होते हैं, उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर होता है। इसलिए हमने बिना सृष्टि को समझे जाने, प्रकृति के नियम को समझे जाने, हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, जिसके परिणाम स्वरूप मानव मात्र के लिए वो जो टेक्नोलॉजी है वो अभिशाप बन गया है, उसका दुष्प्रभाव हमारे लिए हो रहा है। इसलिए सृष्टि को समझना बहुत अधिक आवश्यक है, सुख के लिए, शांति के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, टेक्नोलॉजी ज्ञान विज्ञान में आगे बढ़ने के लिए। आज के वैज्ञानिक भी यह स्वीकार करते हैं कि बिग बैंग से पहले या पहले क्या था यह कोई नहीं जानता। तो बिग बैंग से पहले क्या था ये आज तक कोई नहीं जान पाया है, आज के विज्ञान के अनुसार ये स्वीकार किया जाता है। इसलिए बिग बैंग सिद्धांत सृष्टि की प्रारंभिक स्थिति की व्याख्या नहीं कर सकता। ये असफल है सृष्टि की प्रारंभिक स्थिति को वर्णन करने में। इस प्रकार वर्तमान फिजिक्स का कोई भी सिद्धांत सृष्टि की प्रारंभिक स्थिति की व्याख्या करने में समर्थ नहीं है। ठीक है। अब सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था के ज्ञान की अनिवार्यता क्यों है, देखिए सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था के ज्ञान की अनिवार्यता क्यों क्यों हमें जानना चाहिए कि सृष्टि की प्रारंभिक स्थिति कैसी थी, क्यों जानना चाहिए मनुष्य को, किस कारण से जाननी चाहिए। किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि वस्तु किस पदार्थ से बना है, क्योंकि कोई वस्तु बना है, प्रकृति अगर बना है तो उसका मूल पदार्थ क्या है। हम कह देते हैं कि ये बना है अणुओं से, न्यूक्लियस से, इसमें एटम है, एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। क्या यही सत्य है, इसके आगे भी कुछ है कि नहीं, इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे सूक्ष्मतम जो तत्व है उसको जानने का प्रयास हमें हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि उसके ज्ञान से ही जीवन में सुख शांति उन्नति आती है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक घड़ा बनाना है, ये घड़ा है, अपने आप तो बनेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसे बनाने के लिए कुछ तो सामग्री चाहिए। जैसे मिट्टी चाहिए, रेत चाहिए, पानी चाहिए, धान का भूसा आदि चाहिए, चूना पत्थर आदि चाहिए। तो ये सब जो मटेरियल्स है, ये इसकी उपलब्धता होनी चाहिए इसको बनाने के लिए। उसके बाद बनाने वाला भी होना चाहिए, अपने आप बनेगा नहीं। ये मटेरियल भी उपलब्ध हो जाए तो अपने आप घड़ा नहीं बन पाएगा। घड़ा बनाने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए, टूल्स होनी चाहिए, बनाने की पद्धति होनी चाहिए, बनाने का नियम पता होना चाहिए कैसे बनता है, प्लस बनाने वाला होना चाहिए। ये सारी चीजें जब उपस्थित होती है कोई वस्तु बनती है। उसी प्रकार सृष्टि भी बनते समय कुछ ना कुछ अवश्य उपस्थित रही होगी, बनाने वाला होना चाहिए, बनाने वाला रहा होगा, उसके नियम बने होंगे, उसका एक प्रोसेस रहा होगा। उसी के द्वारा जो है ये जो विशाल सृष्टि और संयमित सृष्टि, अनुशासित सृष्टि उत्पन्न हुई होगी। ठीक है, तो छोटा से छोटा चीज भी अपने आप नहीं बनता, बनाने वाला होना चाहिए, उसकी सामग्री उपस्थित होनी चाहिए। ठीक, तो इसी ये जो है मूल बेस है, इसको पकड़ लीजिए। ये बेस से ही हम धीरे धीरे जो है मूल तत्वों को समझेंगे। इस प्रकार यदि हम इस प्रकार यदि हमें ब्रह्मांड के बारे में जानना है तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वह किस मूल पदार्थ से बना है, और सृष्टि बनने से पूर्व किस अवस्था में उपस्थित था। एक तो सृष्टि बना किससे है, पहला प्रश्न ये है। दूसरा, सृष्टि बनने से पूर्व किस स्थिति में उपस्थित था। जैसे ये घड़ा बनने से पहले ये मिट्टी अलग थे, रेत अलग थे, पानी अलग थे, धान अलग थे, भूसा अलग थे, चूना पत्थर आदि जो भी चीजें हम यूज कर रहे सब चीज अलग अलग पड़े हुए थे। जो बनाने वाला था उसको भी कोई ज्ञान नहीं था, सब अलग अलग थे। तो सृष्टि बनाने से पहले, उत्पन्न होने से पहले की क्या अवस्था थी, इसकी भी हमें यहाँ पर संज्ञान होनी चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए। बनने के पश्चात कैसा है, और बनने से पूर्व की स्थिति कैसी थी, जैसे इसकी। तो इसको समझते हैं, चलिए। अब आते हैं, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी आदि जितने थ्योरीज है ये सृष्टि उत्पत्ति की प्रारंभिक स्थिति भी नहीं बता पाती, ना ही किस तत्व से सृष्टि बनी है इसके बारे में नहीं बता पाती। अब हमारे ऋषियों के शरण में जाते हैं, ऋषियों ने क्या कहा है, वेदों ने क्या कहा है, उसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं।
किसी भी वस्तु के बनाने के पीछे तीन कारण होते हैं। देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं कि किसी भी वस्तु को बनाने के पीछे तीन कारण हैं। इन तीनों कारणों का होना अति आवश्यक है। इनमें से किसी भी एक कारण के अभाव से कोई वस्तु नहीं बन सकता। अब कौन कौन से हैं तीन कारण? ध्यान से सुनिएगा, कार्ड बांध लीजिएगा। ठीक है, ये सब कक्षाएं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तीन कारण के बिना कुछ भी रचना नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं बन सकता। आज भी जब भी आप कुछ भी बनाते हो, ये तीन कारण उपस्थित है तभी वो बनता है, अन्यथा वो नहीं बनेगा, संभव ही नहीं। पहला, निमित्त कारण, बनाने वाला होना चाहिए। जो बनाएगा किसी भी चीज को वो होना चाहिए, उसकी उपस्थिति आवश्यक है। दूसरा जो है उपादान कारण, सामग्री जिसके द्वारा बनाया जाएगा। ठीक। साधारण कारण, जिसके लिए बनाई जाए। कारण, मूल कारण, किस क्यों बनाई जाए, किस कारण से बनाई जाए। आवश्यकता ही नहीं पड़े तो चीज बनाई क्यों जाएगी। सृष्टि बनाने के पीछे ना कोई तो उद्देश्य होगा। घड़ा भी बनाने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा। किस कारण से बना रहे हो? अगर कोई उद्देश्य ही नहीं है, कारण ही नहीं है, तो घड़ा बनेगा क्यों? ठीक है, तो निमित्त कारण बनाने वाला, उपादान कारण सामग्री, जो सामग्री इस घड़े को बनाने के लिए चाहिए वो सामग्री सभी उपादान कारण कहलाएंगे। साधारण कारण, जिसके लिए, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जिस पर्पस को फुलफिल करने के लिए बनाई जाएगी, ये हो गए साधारण कारण। तो तीनों कारण की उपस्थिति अनिवार्य है। आप कहीं पर भी अप्लाई कर लो अब इन चीजों को, इन तीन कारण को, आप देखोगे यही पाओगे आप। बिना किसी के बनाए कुछ नहीं बनेगा। और बनाने की सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए, साधारण कारण, क्यों बनानी है, वो भी पर्पस होगा उसके पीछे बनाने के, बिना पर्पस के नहीं होगा। तो ये तीन चीजें जो है हर जगह अप्लाई होगी, और ये इन तीन तीन कारणों के बिना बिना कोई चीज नहीं बन सकता। सृष्टि उत्पत्ति के तीन कारण हैं। निमित्त कारण, बनाने वाला, सृष्टि बनाने वाला कौन है? परमात्मा है। परमात्मा है तभी ये सृष्टि बनी है, तो बनाने वाला कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा क्या हो गया? निमित्त कारण। उपादान कारण क्या है? सामग्री जिसके द्वारा बनाएगी प्रकृति। यहां पर समझिएगा कि उपादान कारण क्या है। जिस प्रकार से घड़ा बनाने के लिए उसकी उपस्थिति क्या क्या थी, मिट्टी, जल, रेत, चूना, भूसा आदि सब उपस्थित थे, उसी प्रकार सृष्टि को बनाने के लिए भी प्रकृति के मूल कण जो है ये यूज किए जाते हैं परमात्मा के द्वारा। ये सामग्री भी उपस्थित होनी चाहिए। परमात्मा है, बनाने वाला है, परंतु सामग्री नहीं है, संसाधन नहीं है, तो बनेगा कैसे? बनाने वाले को बनाना आता है लेकिन सामग्री उपलब्ध नहीं है, अब बनेगा कैसे? तो बनाने के लिए क्या चाहिए? प्रकृति चाहिए। प्रकृति क्या है इसको आगे समझेंगे। उपादान कारण कहते हैं प्रकृति। निमित्त कारण क्या है? परमात्मा। साधारण कारण, जिसके लिए बनाई जाए। किसके लिए बनाई जा रही है? जीवात्मा के लिए। सृष्टि किसके लिए बनाई जा रही है? जीवात्मा के लिए। क्यों बनाई जा रही है? उनके कर्मों का फल देने के लिए। क्यों बनाई जा रही है? एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए। क्या है वो उद्देश्य? जीवात्मा के लिए। तो निमित्त कारण बनाने वाला परमात्मा, उपादान कारण जो संसाधन है, सामग्री है जिसके द्वारा सृष्टि का निर्माण होगा, प्रकृति। साधारण कारण जिसके लिए बनाई जाए वो है हम। अब देखिए, परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति, ये तीन कारण होते हैं सृष्टि के उत्पत्ति के। इसी को कहते हैं सृष्टि उत्पत्ति के तीन अनादि कारण। मतलब ये जो तीनों चीजें हैं ना, कभी नष्ट नहीं होती। ये कभी जन्म भी नहीं लेते, इनकी मृत्यु भी नहीं होती। सृष्टि बनने के समय भी उपस्थित रहते हैं, सृष्टि नष्ट भी हो जाती है उसके बाद भी उपस्थित रहते हैं। ये कभी नष्ट नहीं होती, अजन्मा है ये तीनों ही। ठीक है, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं जो भगवत गीता में, और हमारे शास्त्र हर जगह चिल्ला चिल्ला के कहते हैं जीवात्मा अजन्मा है, परमात्मा अजन्मा है। ये हर परिस्थिति में उपस्थित रहते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति में, स्थिति में, प्रलय में, तीनों समय में। सुषुप्त अवस्था में भी उपस्थित रहते हैं। प्रकृति भी वही है, सेम है, लेकिन इसका स्वरूप बदल जाता है। ठीक है, क्योंकि ये दो प्रकार की होती है, आगे समझते हैं। तो परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति। अगर मैं आपसे प्रश्न कर दूं कि सृष्टि उत्पत्ति के मूल तीन अनादि कारण कौन कौन से हैं? तीन अनादि कारण, आदि मतलब प्रारंभ होता है, अनादि मतलब जिसका कोई प्रारंभ भी नहीं है। तीन अनादि कारण कौन कौन से? परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति। ये तीनों है तभी सृष्टि है, अन्यथा ये सृष्टि संभव ही नहीं है। ठीक है, तो प्रकृति क्या है? सत, रज और तम। प्रकृति के मूल कण है सत, रज और तम। इसको आगे डिटेल में समझते हैं। यहां कंफ्यूजन हो रहा होगा कि प्रकृति एक्चुअल में है क्या। बाकी दोनों तो क्लियर है। तीन अनादि तत्व कौन कौन से हैं? अगर पूछा जाए आपसे कि सृष्टि उत्पत्ति के तीन अनादि तत्व, मूल कारण कौन कौन से हैं? ये तीनों।
बिना इनके कुछ भी संभव नहीं है, आज भी इनके बिना संभव नहीं है कुछ भी। जीवात्मा होगा तभी कुछ बन सकता है, टेक्नोलॉजी बन सकता है, ज्ञान विज्ञान में उन्नति हो सकता है। अब ज्ञान विज्ञान में उन्नति, टेक्नोलॉजी में उन्नति करोगे कैसे? प्रकृति के तत्वों से ही करोगे। ठीक है। तो तीनों अनादि तत्व के होने से ही सब कुछ बनता है, सबका निर्माण होता है।